मेरी और निदा की दोस्ती बहुत पुरानी नहीं तो नई भी नहीं थी। मेरी और उसकी दोस्ती फेसबुक से शुरू हुई थी। सफेद लिबास में लंबे सियाह बाल खोले, बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट वाली उस लड़की को जब मैंने देखा तो बेसाख्ता फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और उसने भी कबूल कर ली। दोस्ती तकल्लुफात से आगे बढ़ी तो एक बड़ा हैरान कुन इंकशाफ हुआ कि निदा मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। बस दोस्ती गहरी होने में एक ही कॉलेज संगे मेल साबित हुआ। उसने बताया कि उसका एक छोटा भाई भी है और उसकी अम्मी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैं जब भी उसके अब्बा के बारे में कोई सवाल करती तो वो टाल जाती। दरअसल कुरेदने वाली फितरत मेरी भी नहीं है। मैंने जब महसूस किया कि अपने अब्बा के बारे में बताते हुए वो कतराती है तो मैंने पूछना छोड़ दिया। मैं सोचती शायद उसके अब्बू ने उसकी अम्मी को तलाक दे रखी हो या शायद वो मर चुके हों। खैर, मुझे इन बातों में ऐसी कोई खास दिलचस्पी भी नहीं थी। मुझे निदा अच्छी लगती थी और अच्छी लगती क्या, वो थी ही बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, मुखलिस और नरम मिजाज। हम दोनों घंटों लॉन में बैठकर गपशप लगाते। हम फिल्मों के बारे में बातें करते तो उसको पुरानी फिल्में पसंद होती और मैं नई फिल्मों के किस्से सुनाती। यार, मेरी समझ में नहीं आता ये तुम पाकिस्तान बनने से पहले की फिल्मों को कैसे देख लेती हो। आजकल देखो कैसी शानदार मूवीज आ रही हैं। तुम तो मुझे कोई आसारे कदीमा की बूढ़ी रूह लगती हो। एक दिन मैंने कहा तो वो बेसाख्ता हंस दी। फिर उसने चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी लाकर अजीब वीरान सी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए सर्द लहजे में कहा, अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया। और फिर हंसती चली गई और मैं जो उसके बदलते लहजे और सर्द आंखों से एक लम्हे के लिए डर से गई थी, हंस पड़ी। तौबा है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैंने रुकी हुई सांस लेते हुए उससे कहा, नहीं, एक्चुअली मेरी मम्मी को पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की फिल्में पसंद थी तो मैं बचपन में उनके साथ बैठकर देखती थी। अब तो बरसों हो गए हम लोग टीवी ही नहीं देखते। उसने अफसुर्दगी से कहा था, यार इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में तुम टीवी नहीं देखती, मोबाइल यूज नहीं करती, हैरत है ना। इस तरह तुम जमाने के साथ कैसे चलोगी। मैंने हमदर्दी से उसके सर्द हाथों को मोहब्बत से थामते हुए कहा, मैं क्या करूंगी मेरी जान, जमाने के साथ चलकर। मैं जहां हूं, जिस हाल में हूं, ठीक हूं। उस लम्हे खूबसूरत आंखों में नमी छुपाती निदा मुझे बहुत दुखी और अफसुर्दा लगी थी। चलो दफा करो, कैंटीन चलो, गरम गरम पकोड़े खाएंगे और साथ में कॉफी भी पिएंगे। मैंने खड़े होकर उसको हाथ पकड़कर खड़ा किया और यूं मेरी तवक्का के मुताबिक मौजू बदल गया। जो कि मैं चाहती तो मैं बहुत कुछ थी। अम्मी, मेरी दोस्त निदा कितनी प्यारी है, कितनी दफा आप उससे मिल भी चुकी हैं। आप भाई के लिए सारे जहान में क्यों लड़कियां ढूंढती फिर रही हैं। बस भैया की शादी निदा से कर ले। उस रोज जब एक रिश्ते वाली ने अम्मी को साजिद भाई के लिए लड़की दिखाने को कहा तो मैंने जिद की, हाँ बेटा, लड़की तो बहुत सुलझी हुई और प्यारी है, लेकिन बेटा शादी ब्याह के मामलात में सिर्फ लड़की नहीं देखी जाती, बहुत कुछ देखा और सोचा जाता है। तुम खुद बताती हो कि वो अपने अब्बा के बारे में कोई बात नहीं करती, अम्मी उसकी किसी से नहीं मिलती। तुम 10 दफा गई हो तो 2 दफा उनसे तुम्हारी दुआ सलाम हुई है। खानदान क्या है, कौन लोग हैं, कुछ भी तो नहीं पता। अम्मी ने सोने के कंगन कलाइयों में सजाते हुए मुझे रसान से समझाया, खैर अम्मी, मुझे उम्मीद है उसके अब्बा यकीनन अच्छे आदमी नहीं होंगे। और रही बात उसकी अम्मी की, वो बहुत मसरूफ रहती हैं, घर के एक एक काम खुद ही करती हैं और हो सकता है निदा का खानदान यहाँ नहीं रहता हो। एक बार मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा था कि उसका पूरा खानदान ननियाल और ददयाल यहाँ नहीं होते। मैंने निदा का मुकम्मल दिफा किया। खैर, अभी तो मैं जा रही हूँ, नसीब में हुआ तो चलेंगे। लड़की बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। अम्मी ने कमरे से बाहर निकलते निकलते मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से कहा था, यार तुम्हारी गाड़ी है या रॉकेट। मैंने निदा के घर पहुंचते ही उससे कहा, तुमने फोन किया कि मैं गाड़ी भेज रही हूँ। मैंने फोन बंद किया और तुम्हारी गाड़ी दरवाजे पर मौजूद। यकीन करो, इतनी भागम भाग गाड़ी में बैठी कि हेयर बैंड हाथ में था और सही तरह हेयर बैंड लगा भी नहीं पाई कि तुम्हारा घर आ गया। मैंने फूली हुई सांसों के साथ बहुत हैरान लहजे में कहा, तो दूर कितना है तुम्हारा घर। एक कदम यहाँ तो दूसरा तुम्हारे घर पर।
निदा ने लापरवाही से शेल्फ से किताबें ढूंढते हुए कहा, खुदा का खौफ करो यार, तुम्हारा घर ग्रोमत पर है और मेरा नाजमाबाद में। अब इतना भी करीब नहीं कि तुम एक कदम यहाँ रखो और दूसरा मेरे घर में। सच बताओ, तुम इंसान हो या जिन? मैंने उसकी बात का बुरा मानते हुए ठहरे हुए लहजे में पूछा। मैं जिन नहीं हूँ मेरी बहन, लेकिन मैं इंसान भी नहीं हूँ। मुझे उसका लहजा पुर इसरार लगा। क्या मतलब? एक लम्हे के लिए मुझे उससे खौफ सा महसूस हुआ। तौबा है, तुम कितनी अहमक और डरपोक हो यार। मैं लड़की हूँ, मैंने इस सेंस में कहा था। मेरी खौफजदा शक्ल देखकर वो बेसाख्ता हंस दी और फिर हंसती ही चली गई। निदा की हंसी कितनी खूबसूरत है, मैंने हमेशा की तरह अपने दिल में कहा था। उस रोज हमारा केमिस्ट्री का पेपर था। कुछ सवालों पर निदा मुतमईन नहीं थी और कुछ जगहों पर मैं परेशान थी। सो निदा ने कहा कि वो गाड़ी भेज रही है और हम कंबाइन स्टडी कर लेंगे। यूं इस वक्त मैं निदा के कमरे में बैठी सवालात हल कर रही थी। क्या कर रही हो निदा? केमिस्ट्री के पेपर्स की तैयारी क्यों कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो? हर साल इस तरह एग्जाम्स की तैयारी करती हो जैसे तुम्हें पेपर देना हो। निदा का छोटा भाई शकील क्रिकेट का बैट लिए अंदर दाखिल हुआ और हमें पढ़ते देखकर बोला, चलो जाओ, तुम्हें मना किया है ना कि जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब नहीं किया करो। जब तुम अकेले खड़े छक्के और चौके लगा रहे होते हो तो मैं कुछ कहती हूँ। निदा ने झुंझलाकर उसको हाथ के इशारे से कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। हाँ तो फिर? यार ये क्या कह रहा था? तुम हर साल तैयारी करती हो। मैं निदा और उसके भाई की बातों में उलझ से गई थी, सो मैंने उसकी बात बीच में से काटी। तुम नहीं जानती ये भाई कैसी ऊट पटांग बातें करते हैं। तुम्हारा भी तो भाई है, तुमको तो आदी होना चाहिए इस किस्म की फजूलियात का। चलो यार पढ़ो, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। उसने किताब खोलते हुए कहा। मैंने सर झटका और पढ़ने में मसरूफ हो गई, लेकिन ना जाने क्यों एक उलझन थी। मैं कुछ समझने से कासिर थी। मेरी और निदा की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। अगर वो किसी दिन कॉलेज नहीं आती तो मैं घर ना आती, बल्कि सीधी उसके घर पहुंच जाती। मुझे वैसे भी निदा का घराना बहुत पसंद था। खूबसूरत गोल बरामदों वाला बड़ा सा बंगला जिसकी खिड़कियों पर सफेद जाली के पर्दे लहराते रहते। पूरे घर में गुलाब की खुशबू महकती रहती। निदा की अम्मी को गुलाब बहुत पसंद थे तो वो एयर फ्रेशनर गुलाब का इस्तेमाल करती। उनके घर में मुलाजिमीन नहीं थे, इसके बावजूद 1000 गज के वसी रकबे पर फैला उनका घर हर वक्त साफ सुथरा रहता। इतना साफ कि आंख में मैल हो लेकिन उसके घर में मैल ना हो। हमेशा खाना वक्त पर तैयार होता। मैं वक्त बा वक्त बहुत दफा गई। हमेशा उनकी मेज लजीज खानों से सजती। उसकी अम्मी मध्यम लहजे में हमसे बहुत कम गुफ्तगू करती, लेकिन निदा और शकील के मामले में हमेशा बहुत हसास रहती। एक लम्हे के लिए दोनों जरा सा भी आंखों से ओझल हो जाते तो उसकी अम्मी घबराकर आवाजें देने लगती। मैं अक्सर सोचती, या अल्लाह ऐसी भी क्या बेसब्री। मैं अक्सर निदा से कहती, यार तुम्हारी अम्मी तुम लोगों के बारे में इतनी हसास हैं, तुम्हें कॉलेज कैसे भेज देती हैं? तो निदा हंसकर कहती, क्योंकि मैं बैक वक्त कॉलेज में भी होती हूँ और घर में भी। क्या मतलब? मैं चौंकी तो निदा एक जोरदार थप्पड़ मेरी कमर पर मार कर कहती है, अहमक ऐसा हो सकता है जो मतलब पूछती हो? मैं कॉलेज में होती हूँ तो घर पर मेरी तस्वीर होती है और फिर मैं खुद ही अपने सवाल और अपनी हैरत पर शर्मिंदा हो जाती। वैसे ये हकीकत है कि निदा की अम्मी दूसरी माओं से मुझे हमेशा मुख्तलिफ लगती। यार ये सब क्या है? एक रोज मैंने खौफ और हैरत के मिले जुले अंदाज में खिड़की से झांकती निदा से पूछा था। ये? निदा की आंखों ने सवाल किया। हाँ, ये साहब कौन हैं? और उनके साथ? ये मेरे अब्बू हैं। निदा मेरा सवाल मुकम्मल होने से पहले ही रो पड़ी थी। तुम्हारे अब्बू? मेरी आवाज जैसे हलक में फंस सी गई थी। उस रोज जब निदा कॉलेज नहीं आई थी तो मैं कॉलेज से सीधी उसके घर चली आई। निदा की अम्मी, जिनको मैंने कभी लॉन में नहीं देखा था, जिनकी आवाज की नरमी और धीमा लहजा हमेशा मुझे मुतासिर करता था, वही निदा की अम्मी हाथ में डंडा उठाए चीख रही थी। और वो बहुत सोबर सी पर्सनैलिटी वाले साहब, उनके सामने एक मिडिल एज खातून और एक काफी ग्रेसफुल खातून थी। वो हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नतें कर रहे थे
कि उनको अंदर आने दिया जाए। वो हाथ जोड़ रहे थे, वो रो रहे थे, वो कह रहे थे हम सब मिलकर रहेंगे, तुम्हें हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन निदा की अम्मी एक लफ्ज सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो उन्हें गेट के अंदर कदम रखने नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही मैं उन लोगों के करीब पहुंची, वहां खामोशी हो गई। निदा की अम्मी ने बड़ी अपनायत से हमेशा की तरह मेरे लिए गेट खोला। मैं बहुत हैरत की कैफियत में घर में दाखिल हो गई और फिर गेट एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। मेरे कदम एक सहर ज़दा सी कैफियत में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। ये सब क्या था? निदा की अम्मी का ये कौन सा रूप था? मैं ये समझने से कासिर थी। और निदा कह रही थी दरवाजे पर गिड़गिड़ाता हाथ जोड़ता शख्स उसका बाप है। एक्चुअली अब्बू ने दूसरी शादी कर ली है। उनके साथ उनकी सास और उनकी नई बीवी थी। ये घर अब्बू हक महर में मेरी अम्मी के नाम कर चुके थे। अब अब्बू अपनी ही बीवी के साथ वापस आना चाहते हैं और अम्मी ये होने नहीं देंगी। बस यही झगड़ा था। कई दिनों से मेरे दिमाग में उठते सवालों का। निदा ने कॉलेज की कैंटीन में भाप उड़ाती चाय के कप पर नजरें जमाते दिया था। उस लम्हे भाप से धुंधलाते माहौल में, सर्दी की वजह से फैली धुंध में, ना जाने क्यों निदा मुझे बहुत अजीब सी लगी थी। बेचारी निदा बाप की मौजूदगी में यतीमों की तरह रह रही है। अब जो होना था हो चुका। निदा की अम्मी को अब समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं उनके क्या पर्सनल मैटर्स हैं। वो इस कदर हाइपर थी कि एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। अल्लाह पाक सबकी परेशानियों और तकलीफों को अपनी रहमत खास से दूर करे। सर झुकाए उदास बैठी निदा पर नजरें जमाए जमाए मैंने अपने दिल में कहा था। मेरे दिल में निदा के लिए मोहब्बत और हमदर्दी दिन रात बढ़ रही थी। मुझे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ बड़े बड़े घर और शानदार गाड़ियां खुशबू की जामिन नहीं होती। निदा की अम्मी कितनी खूबसूरत हैं, कितनी मेहनत और मोहब्बत से अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं। घर के सारे काम संभाले हुए हैं, कोई नौकर चाकर नहीं है, सारा काम खुद करती हैं। अगर वो उसके अब्बू पर इस कदर हाइपर हो रही थी तो यकीनन कोई बहुत बड़ी बात होगी, वरना मैंने तो कभी उनको ऊंची आवाज तो क्या बात करते हुए भी कम ही देखा था। अम्मी एक बार आप चले तो सही। मैं अम्मी से बाजिद थी कि वो साजिद भाई के लिए एक दफा निदा को देख लें। यूं तो अम्मी कई बार निदा से मिल चुकी थी, लेकिन उस नजर से कभी उसको नहीं देखा था। ये तुम क्या हर वक्त निदा निदा गाती रहती हो? मुझे नहीं करनी उससे शादी। साजिद भाई जो बहुत तवज्जो से मुझे शोर करता देख रहे थे, मुड़कर बोले क्या मतलब? निदा के बारे में इस तरह बोलना मुझे बेहद बुरा लगा। क्या कमी है साजिद भाई उसमें? बेहद शाइस्ता, मुहज्जिब, 5 वक्त नमाजी, खूबसूरत, और क्या चाहिए आपको? मैंने जलकर साजिद भाई पर सवालों की बौछार कर दी। आपने देखा है निदा कितनी प्यारी है। मैं साजिद भाई के सर पर खड़ी सवाल कर रही थी। मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैंने देखा है। बस जिसको देखना है उसको मैं देख चुका हूँ। साजिद भाई ने आखिर बिल्ली थैले से निकाल ही दी थी। क्या मतलब? मेरे साथ अम्मी भी चौंकी। अम्मी, एक लड़की है, मैं नहीं जानता उसका नाम क्या है, वो कौन है। 6 माह से इत्तफाकन हर जगह वो मुझसे टकरा जाती है, कभी रास्ते में, कभी शॉपिंग मॉल में, कभी बैंक में और बस में। न जाने कैसे मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मैंने कभी उससे बात नहीं की, मैं उसका नाम तक नहीं जानता, लेकिन हाँ उसको फॉलो करके मैंने उसका घर देख लिया है। अम्मी, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अम्मी खामोश थी और मैं साजिद भाई की अजीबो गरीब मोहब्बत की कहानी सांस रोके सुन रही थी। न अता न पता, न जान न पहचान, न जाने कौन है, कैसी है, कैसे उससे तुम्हारी शादी कर दे। आखिरकार अम्मी ने खामोशी को तोड़ा था। अम्मी, मैंने एक दफा उसकी खामोशी से मोबाइल कैमरे से तस्वीर ली थी, मैं आपको दिखाता हूँ। साजिद भाई मोबाइल फोन में उसकी तस्वीर तलाश करने लगे। या अल्लाह, ये साजिद भाई कितने गहरे निकले। खुद ही खुद राह चलते लड़की पसंद कर ली। मेरे कौन से 10-12 भाई हैं कि चलो एक ना सही कोई और सही, एक ही तो मेरे भाई हैं। कितनी ख्वाहिश थी मेरी निदा को भाभी बनाने की। उस अनदेखी लड़की पर मुझे बेअख्तियार गुस्सा आने लगा था। लो निदा, तस्वीर देखो। अम्मी ने भाई का मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया था। मैं नहीं देख रही, मैंने बेजारी से कहा था,
लेकिन जब मेरी नजर तस्वीर पर पड़ी तो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? निदा मेरी बात सुनकर उछल ही तो पड़ी थी। इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? तुम मुझे, मेरी अम्मी को, सबसे ज्यादा मेरे भाई को बहुत पसंद हो और मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपनी अम्मी के साथ तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। मैंने आराम से च्युइंगम चबाते हुए उसके गुस्से को खातिर में ना लाते हुए कहा था, ये नामुमकिन है शाजिया। तुम नहीं जानती, मैं शादी नहीं कर सकती। मम्मी तो मेरा घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं करती। वर्षों मैंने उनकी मिन्नत समाजत की, तो मुझे अपनों ने बाहर निकलने और तुमसे दोस्ती की इजाजत दी। तुम खुद जानती हो, उन्होंने मुझे कभी भी तुम्हारे घर तक नहीं आने दिया। अगर उनको तुम्हारे इरादे का इल्म हो गया तो यकीन करो, वो मेरी तुम्हारी दोस्ती भी खत्म करवा देंगे। अरे यार, तुम्हारी शादी कहीं ना कहीं तो होगी ना, तो फिर मेरे भाई से क्यों ना हो? मैं बाजिद थी शाजिया, मेरी शादी नहीं हो सकती। निदा रो देने वाली हो गई थी। क्यों क्यों नहीं हो सकती? अरे मेरी बहन, तुम इस दुनिया में रहती हो तो शादी तो होगी ना। मैं हंसी थी। निदा चंद लम्हों तक साकित निगाहों से मुझे देखती रही और फिर खामोशी से उठकर चल दी और मैं हैरान से उसके कदमों के लड़खड़ाहट देखती रह गई थी। मैं कभी घर के बोसीदा दरवाजे को देखती और कभी हैरान खड़ी अम्मी और साजिद भाई को। यही घर है। मैंने अम्मी को यकीन दिलाना चाहा, हाँ घर तो यही था। साजिद भाई भी जैसे अपने आप से बोले थे। बेरब्त ऊंची ऊंची झाड़ियां, सतूनों का उखड़ा पलस्तर, अंदर दरवाजे के आगे इतना तनावर दरख्त जो ये साबित कर रहा था कि ये दरवाजा बरसों से नहीं खुला। तेज हवाओं के सबब अजीब पुर इसरारियत पैदा करते लहराते ऊंचे ऊंचे दरख्त, अंदर अंधेरा घुप। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये रात ही रात में कैसे हो गया। कल तो इस दरवाजे से मैं अंदर गई थी। नरम सोफों पर बैठकर, आतिशदान के करीब दबेज कालीन पर पैर जमाकर मैंने बैठकर कॉफी पी थी। देर तक गपशप लगाई थी। निदा की अम्मी ने गरम गरम सूप बनाया था जो मैंने फरमाइश करके दोबारा पिया था। और जब मैंने वापसी का इरादा किया था तो निदा ने बहुत मोहब्बत से एक कीमती गरम शाल मेरे कंधे पर फैलाते हुए कहा था, बाहर सर्दी होगी, ये ओढ़ लो। और वो शाल अब भी मेरे शानों पर फैली हुई थी। मैं निदा के लाख मना करने के बावजूद आज अम्मी और साजिद भाई के साथ उसकी अम्मी से मिलने आई थी। हैरत और इत्तेफाक की बात ये थी कि जिस लड़की को साजिद भाई दिल में बसाए फिर रहे थे वो निदा ही थी। लेकिन ये क्या? हम तीनों के सवालिया चेहरे एक दूसरे से सवाल कर रहे थे। खैरियत, आप लोग यहाँ कैसे खड़े हैं? एक साहब ने जो शायद उसी स्ट्रेट पर रहते थे हमारे पास आकर पूछा था। यहाँ मेरी दोस्त रहती है, मैं कल शाम को ही यहाँ होकर गई हूँ। मुझे अपनी आवाज खुद खलाओं से आती महसूस हुई थी। बीबी, ये घर बरसों से वीरान पड़ा है। हम अपने बाप दादा से सुनते आए हैं कि ये घर आसेब ज़दा है। रातों को यहाँ हंसने की, खेलने की और कभी कभी मियाँ बीवी के झगड़ने की आवाजें आती हैं। सारा मोहल्ला सुनता है। मगरिब के बाद तो कोई इस घर के सामने से भी नहीं गुजरता। और आप ये कह रही हैं कल शाम आप इस घर के अंदर थीं। वो साहब खौफजदा होने के साथ साथ मेरी दिमागी हालत पर मशकूक भी थे। वो साहब कब के जा चुके थे। अम्मी और साजिद भाई अजीब सी हालत में गाड़ी में बैठ चुके थे। मैंने गाड़ी में बैठते बैठते एक हैरत ज़दा कैफियत में दोबारा उस खंडर की तरफ देखा था जो कल तक एक जगमगाता हुआ घर था। और फिर मेरी नजर टेरिस में कुर्सी पर बैठी निदा पर पड़ी थी। निदा मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला था और मैंने गवाही के तौर पर अम्मी और साजिद भाई की तरफ देखा। इससे पहले कि वो दोनों मुझे पागल समझने लगते, मेरे मोबाइल की घंटी बजी थी और स्क्रीन पर निदा का नंबर जगमगा रहा था। जमाना हो गया हमें मरे हुए। मैं और मेरा भाई शकील अम्मी और अब्बू के साथ इस घर में रहते थे। हमारा घराना एक मिसाली मोहब्बत भरा घराना था। मेरे अब्बू मेरी अम्मी को बेहद चाहते थे। फिर हमारे घर को नजर लग गई। मेरे अब्बू का एक लड़की से अफेयर चल गया और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ये घर मेरी अम्मी का था। मेरी अम्मी को सख्त सदमा हुआ और उन्होंने अब्बू की बेवफाई का जवाब इस तरह दिया कि उनसे हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर लिया और अब्बू ने भी हमें छोड़ दिया। मैं अपनी अम्मी का दुख एक बेटी की हैसियत से अच्छी तरह समझ सकती थी। अम्मी हमारी माँ भी बन गई और बाप भी। कुछ अरसे के बाद अब्बू को एहसास हुआ उनको अम्मी की कदर
और हमारी मोहब्बत की पहचान हुई। लेकिन अम्मी किसी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। अब्बू की दूसरी बीवी मां नहीं बन सकती थी। अब्बू हमारे लिए तड़पने लगे। अब्बू ने हमारी कस्टडी के सिलसिले में कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने अब्बू के हक में फैसला सुना दिया। अम्मी तो जैसे पागल हो गई। ना वो हमारे बगैर और ना ही हम उनके बगैर रह सकते थे। वो रात कयामत की रात थी, जिसके खत्म होने पर तलू होने वाली सुबह को अब्बू हमको ले जाते और फिर अम्मी ने दूध में जहर मिलाकर हमें पिला दिया और खुद भी पी लिया। हम बाप के घर जाने की बजाय अपनी माँ के साथ उनकी आगोश में मौत की वादी में जा सोए। किस्मत देखो, अब्बू जो सुबह बहुत खुश खुश अपनी दूसरी बीवी और सास के साथ हमें हमारी अम्मी से छीनने आ रहे थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो सब मर गए। हमारे जिस्म बाज़ाहिर इस घर से बाहर निकलकर मनो मट्टी तले जा सोए हैं, लेकिन जमाना गुजरा, आज भी हम इस घर में रहते हैं। सर्दियों की शामों में अम्मी चिकन सूप बनाती हैं और गर्मी की दोपहरों में हम तीनों ठंडा मैंगो शेक पीते हैं। हम हंसते हैं, हम खेलते हैं, हम रोते हैं। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जैसा कि तुमने देखा था कि मेरे अब्बू घर के अंदर आने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। वो चाहते हैं उनकी दूसरी बीवी, वो और उनकी सास ये गेट क्रॉस करके इस घर के अंदर आ जाएं और फिर हम सब मिलकर रहें। लेकिन अम्मी ने कभी उनको घर में दाखिल होने नहीं दिया। उनकी रूहें भटकती हैं, लेकिन अम्मी उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक जमाना गुजर गया था, मैं भी कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरी बहुत जिद से मजबूर होकर अम्मी ने मुझे बाहर जाने की इजाजत दी और फिर मुझे तुम मिल गई। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी हैं। और पता है, सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि मरने के बरसों बाद मुझे साजिद से मोहब्बत हो गई है। मैं साकित कान मोबाइल लगाए उसकी बातें सुन रही थी। अम्मी आयतल कुर्सी पढ़ रही थी और मुझ पर फूंके मार रही थी कि मैं एक भटकती रूह के साथ ताल्लुक जोड़े फिर रही थी। साजिद भाई सर झुकाए खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। हम उस आसिफ ज़दा घर से बहुत दूर निकल आए थे, लेकिन निदा गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। उसके कान से फोन लगा हुआ था, वो मुझसे बातें कर रही थी। मैं नम आंखों से उसको हवा में चलता हुआ देख रही थी। मुझे उससे कोई खौफ, कोई डर महसूस नहीं हो रहा था। तुम बहुत अच्छी हो मेरी दोस्त। साजिद की शादी किसी बहुत अच्छी से लड़की से करना। मैं वापस जा रही हूँ। अब शायद कभी भी मैं उस घर से बाहर ना निकल सकूं, लेकिन हाँ, एक जमाने के बाद भी मुझे एहसास हुआ मोहब्बत जिंदा है, मोहब्बत बाकी है। वो पलट गई। मेरा दिल चाहा उससे लिपट कर बहुत रोऊं, मैं उसको रोक लूं, लेकिन नहीं, मैं उसको रोक नहीं सकती थी। मैं उससे लिपट नहीं सकती थी। वो हवा में तहलील हो गई थी। उसके वजूद को हवा में तहलील होता देखकर मैं फूट फूट कर रो रही थी। मुझे रोता देखकर मेरी सीधी सादी माँ घबरा गई। वो समझी शायद मुझ पर आज सेब हो गया है। वो बाआवाज बुलंद में आयतल कुर्सी पढ़ने लगी, लेकिन मैं उनको क्या बताती। मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे तो उससे मोहब्बत हो गई थी, जो सदियों बाद अपने घर से मोहब्बत ढूंढने निकली थी।